हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, डीसी मशीन के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए, ये ईएमएफ जो जनरेटर के आर्मेचर में इंड्यूस्ड होता है, आप कह सकते हैं जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका वेवफॉर्म क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपके पहले चैप्टर में है। इसके पहले के बहुत सारे लेक्चर्स हमने ले लिए हैं, आप उसको ज़रूर लिखिएगा, देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लिंक पड़ा होगा तो वहीं से देख लीजिए, या तो हमारे चैनल से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, ईएमएफ दो टाइप्स के होते हैं जनरली, एक होता है स्टैटिक ईएमएफ, एक होता है डायनामिक ईएमएफ। जो आपका स्टैटिक ईएमएफ होता है दोस्तों, वो हमेशा स्टैटिक होता है, मतलब हमेशा स्टैटिक मशीन में उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, जस्ट लाइक अ ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो ईएमएफ स्टैटिक होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। ट्रांसफार्मर हैव नो एनी रोटेटिंग पार्ट, ट्रांसफार्मर के पास कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं स्टैटिक होते हैं, इसलिए उसके कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वह स्टैटिक ईएमएफ होता है। लेकिन जो ईएमएफ जनरेटर के आर्मेचर में या मोटर के आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड, वो भी कौन सा जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर के आर्मेचर में, यानी कि रोटर में जो वाइंडिंग होती है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक ईएमएफ, ठीक है। तो हम आज जो है उसी डायनामिक ईएमएफ के बारे में, उसके नेचर को, उसके वेवफॉर्म को हम समझने जा रहे हैं। देखिए कैसे वो जनरेट होता है, उसका वेवफॉर्म कैसे बनता है, हम देखेंगे। जैसे हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में आपको हमने बताया था, ये पोल मान लीजिए यन है, ये पोल मान लीजिए यस है, और इसके बीच में एक हमने बताया था एक कंडक्टर है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था। प्रीवियसली हमने बताया था कि इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से जनरेट फाइंड करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया, यन से यस इधर हो गया, आपके कंडक्टर नीचे से उठ के ऊपर ऐसे मूव कर रहे हैं, इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, राइट हैंड लगाइए, इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में इस फोर्थ फिंगर को रखिए, और जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रखिए, फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये आपका मिडिल फिंगर आपको बता देगी, यानी कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। यहाँ जब ये फोर्स ऊपर लगेगा तो यहाँ फोर्स नीचे लगेगा, तो आप क्या करिए, इस थंब को अंदर डालिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्थ फिंगर को रखिए, तो देखिए करंट का डायरेक्शन, ये मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है ना, तो यहाँ करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा। इस प्रकार से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो करंट फ्लो होती है, ये जिस ईएमएफ के कारण ये करंट फ्लो होती है, हम उसी ईएमएफ को यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जो कि ईएमएफ क्या होती है, काज होती है। देखिए होता क्या है, ईएमएफ हुआ, वोल्टेज हुआ, पोटेंशियल हुआ, ये सब भाई एक ही परिवार से मिलके जुलते हैं, इसलिए इनका जो टाइटल होता है सेम होता है, यानी कि इनका यूनिट जो होता है सेम होता है, ठीक है। कैसे, जो आपका सोर्स होता है वो यूनिट कूलाम को जितनी एनर्जी देता है वही उसका क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बैटरी है 12 वोल्ट की, उसकी ईएमएफ कितनी है, 12 वोल्ट, यानी कि वो अपने यूनिट कूलाम चार्ज को, एकांक कूलाम चार्ज को, एक कूलाम चार्ज को 12 जूल एनर्जी दे सकता है। और आपका चार्ज 12 जूल एनर्जी लेके चला, कुछ एनर्जी लॉस हो गए सर्किट में, जो उसके पास बचा वही उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल है उसी से हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे पास एनर्जी है उसी से हम पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से चार्ज के पास जो बचा हुआ रिमेनिंग एनर्जी होती है वही उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। किन्हीं दो पॉइंटों के पोटेंशियल के अंतर को, डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, आईसी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। बहुत सिंपल सा मैटर है, यह बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने पढ़ाया भी है, आप पढ़ भी सकते हैं इन सब चीज़ों का, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ईएमएफ के ही कारण, फाइनली ईएमएफ के कारण ही सर्किट में क्या होती है, करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो हो रही है उसका डायरेक्शन यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आपने फाइंड कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ जो वेवफॉर्म बनेगा उसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे, कैसे वो वेवफॉर्म आता है। ये आपका कॉइल है, प्लेन की तरह ये कॉइल है,
ठीक है। तो अगर हम इस कॉइल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक मार्कर है, इसका डायरेक्शन हमें बताना है, तो आप बता देंगे कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। इसका डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ भी बता देंगे, क्योंकि ये भाई ये सीधा एक मार्कर इस लाइन की भांति है। लेकिन जब कोई प्लेन आपको दे दिया जाए, मान लीजिए प्लेन है, इस तरह से दे दिया जाए और कहा जाए इस प्लेन का डायरेक्शन बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं। तो इस प्लेन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर लाया जाता है जिसका नाम होता है एरिया वेक्टर। वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये बताता है इस प्लेन का डायरेक्शन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो जो इस का डायरेक्शन होगा ये क्या बताएगा? ये बताएगा इसका एरिया वेक्टर, जो इससे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है बेटा, वो डायनामिक ईएमएफ होता है। क्यों? क्योंकि रोटेटिंग कॉइल है, और रोटेटिंग कॉइल से ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो अभी रोटेट करेगा, इसलिए डायनामिक ईएमएफ करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है BLV sin थीटा। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। L क्या है? लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। तो आप सही बात मायने में आप जानिए कि यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, मतलब डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का ये आपका एंगल होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। तो इन पॉइंट्स को आप नोट आउट करिएगा। अब देखिए होता क्या है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जब ये आपकी प्लेन, ये प्लेन जब ये कैसी होती है, जब इस तरह से, जब ये प्लेन क्या होती है, पैरेलल होती है। कैसे होती है? प्लेन क्या होती है? पैरेलल होती है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में ये प्लेन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ऐसे है प्लेन, क्या है? ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है, ये प्लेन ऐसे है। तो ये बताइए इस कंडीशन में जब ये पैरेलल है तो इस कंडीशन में एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल बनेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब ये कॉइल पैरेलल होती है तो उस कंडीशन में थीटा की इक्वल टू 90 होता है और डायनामिक ईएमएफ क्या होती है? BLV sin 90। और sin 90 का मान क्या होता है? मैक्सिमम। इस कंडीशन में जो आपका ईएमएफ होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या कर, इस कंडीशन में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होता है। बहुत सारे फ्लक्स कंडक्टर्स को लिंक करते हैं इसे कंडीशन में, इसलिए ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस कंडीशन में एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन से, इसलिए इस कंडीशन में ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब ये जब टर्न लेता है, जब ये रोटेट करता है, जब ये टर्न लेता है, मान लीजिए कि ये टर्न ले करके क्या हो गया, ये अब जो है इसके बीच में इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो गया। क्या? प्लेन। ये बताइए जब ये आपका कॉइल जो है ये क्या हो गया? मैग्नेटिक, इनके बीच में जब ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन में हो गया। अब देखिए व्हेन कॉइल इज परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जब आपका कॉइल
मैग्नेटिक फ्लक्स के समांतर में होगा तो उस समय ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब आपका कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर होगा तो उस कंडीशन में आपका आपका डायनामिक ईएमएफ का जो फार्मूला हो रहा है, क्या हो रहा है, BLV साइन थीटा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू, जब आप क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री पुट कर रहे हैं इस कंडीशन में, क्योंकि एरिया वेक्टर फ्लक्स दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं, तो जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो BLV साइन 0, तो इस समय ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम इस कॉइल के परपेंडिकुलर प्लेस को, परपेंडिकुलर स्टेज को प्राइमरी स्टेज मान लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये कॉइल परपेंडिकुलर होगी तो उस समय कंडीशन आपका ईएमएफ क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए, जब परपेंडिकुलर होंगे ना तो लिंकेज तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स करेंगे इससे, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस कॉइल से क्या होंगी, बहुत कम होंगे। सारे फ्लक्स इससे पास हो जाएंगे, इससे चेंज होने वाले फ्लक्स बहुत कम होंगे। इसीलिए ईएमएफ क्या होता है, 0 हो जाता है जब परपेंडिकुलर होता है कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स के तब। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होगा तो इसको इनिशियल कंडीशन मान लीजिए तो ईएमएफ 0 होगा। अब जब ये परपेंडिकुलर से धीरे धीरे रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स से अब ये लिंक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब 0 डिग्री से जैसे जैसे एंगल यहाँ पे एरिया वेक्टर का एंगल 0 डिग्री से जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि थीटा पे ही डिपेंड कर रही है। पहले थीटा 0 था तो ईएमएफ 0 था, अब जैसे जैसे रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच एंगल बनता जाएगा ना। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका प्लेन है, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर था तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या थे, पैरेलल थे। अब जैसे जैसे रोटेट करेगा वैसे एरिया वेक्टर और फ्लक्स के बीच एंगल बढ़ता जाएगा, तो आपका ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और जब ये पूरा पैरेलल हो जाएगा, ऐसे पैरेलल हो जाएगा, तो इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री मैक्सिमम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर देखिए, अब ये पैरेलल होने के बाद अब नीचे की डायरेक्शन में अब फिर से अब रोटेट कर रहा है, चूँकि कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है ना। परपेंडिकुलर था, 0 था, अब रोटेट करते 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 पैरेलल हो गया। और फिर नीचे डायरेक्शन में फिर से रोटेट करेगा पैरेलल होने के लिए। तो अब जब पैरेलल होने के लिए रोटेट करेगा, नीचे जब जाएगा, मान लीजिए ऐसे था, अब फिर अब ऐसे रोटेट करेगा पैरेलल होने के लिए। और जब नीचे की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो जाएगा तो पुनः आपका ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होते होते 0 हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में यही आपका कंडीशन होगा, तो सेकेंड राउंड में भी आपका ईएमएफ का मान वैल्यू बढ़ेगी, फिर कम के यहाँ पे 0 हो जाएगी। इस प्रकार से आपका इस तरह का क्या मिलता है, एक आपको वेव फॉर्म मिलता है। ठीक है, टाइम, और ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड। ये क्या है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ वेव फॉर्म, इंड्यूस्ड ईएमएफ वेव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हम आपको 2 बता दिए। एक क्या बताए कि जब ये कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस कंडीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के चेंज होने की जो दर होती है वो ज़्यादा होती है। भाई फैराडे ने क्या बताया था कि फ्लक्स कॉइल से चेंज होगी तभी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, बहुत सारे फ्लक्स कंडक्टर से क्या करते हैं, लिंक करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि इससे लिंक होकर के चेंज भी होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्स जब पैरेलल अवस्था में होती है। तो इसलिए ईएमएफ इस समय क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब परपेंडिकुलर होती है तो मैक्सिमम फ्लक्स इससे पास हो जाते हैं, लिंक होते हैं, लेकिन चेंज नहीं होते हैं कंडक्टर से। इसीलिए ईएमएफ क्या होती है, पैरेलल होने की वजह से क्या होती है, 0 हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया कि कब ईएमएफ मैक्सिमम होगा, जब पैरेलल होगा। इस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, मिनिमम होगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब ये रोटेट करके परपेंडिकुलर हो जाएगी तो फ्लक्स लिंकेज इस समय मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि बहुत
सारे फ्लक्स इससे होके पास होंगे, या पैरेलल इससे हो करके बहुत कम फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन इससे चेंज ज़्यादा फ्लक्स इसके कंडक्टर से ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन इससे हो करके पास बहुत कम हो रहा है, पैरेलल हो गया, सो गया है बिल्कुल। तो कहाँ इससे होकर पास, जब परपेंडिकुलर होगा तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स इससे लिंकेज करेंगे, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा होता कैसे है कि जब कंडक्टर यहाँ पे EMF 0 जब पैरेलल कर दिया तो पैरेलल में, जब परपेंडिकुलर कर दिया तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो EMF 0 क्यों हो जा रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर जो बच्चा मेरा वीडियो देख लेगा तो मैं इट्स माई गारंटी वो कभी लाइफ में कन्फ्यूज नहीं होगा कि इसमें EMF का ये जो डायग्राम है इस प्रकार से कैसे मिलता है। ठीक है, तो आपका काम यह है कि इस चीज़ को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। आप अगर इन बातों को समझ गए ना तो लिखना कुछ नहीं है यार, लिखना तो बहुत आसान है। जब आप समझ गए तो अपने लैंग्वेज में जो हमने थियरी बताई है उसको आप लिख लीजिए, सिंपल सी मैटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंड्यूस्ड EMF का ये जो टॉपिक है यहाँ भी फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे टार्क एंगल के बारे में। हम देखते हैं कि टार्क एंगल क्या होता है और कैसे उसको समझा जाता है। तो दोस्तों टार्क एंगल को समझने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। क्योंकि ये वीडियो लंबे होने की वजह से अपलोडिंग नहीं होती है, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए इस वीडियो को ही फिनिश करते हैं और हम अगले वीडियो में मिलेंगे टार्क एंगल के साथ। धन्यवाद।